जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। और हम आप लोगों के लिए लगातार सीटेट से संबंधित टॉपिक बाय टॉपिक जो है प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो लेकर आ भी रहे हैं। और उम्मीद है कि आपको इससे ज़रूर लाभ मिलता होगा। और वीडियो को हमेशा कंटिन्यू लगातार देखेंगे, क्योंकि हमने कई सारे वीडियो जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह करके बनाया है। तो आप जो है अगर पीछे के वीडियो आपको चाहिए, मतलब प्रीवियस में जो हमने वीडियो करा चुका है, जो हमने टॉपिक करा चुका है, उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारा पुराने वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, जो पहले हम टॉपिक को क्लियर करा चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गणित शिक्षण, मैथ पेडागोजी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है सीटेट के जो तैयारी करने वाले लोग हैं, वो गणित का सेक्शन जो है पेपर 1 में 30 नंबर का रहता है। ठीक है, 30 नंबर का आपका मैथ पूछा जाता है, लेकिन इसमें ना 2 पोर्शन रहता है। ठीक है, पोर्शन इसमें 2 रहता है। ये कि 15 नंबर आपका कंटेंट से सवाल रहता है और 15 नंबर आपका पेडागोजी से सवाल रहता है। कंटेंट वाले सवाल का मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा उसका आंसर मिलेगा। आप सभी को बहुत बार हम ये चीज़ें बता चुके हैं। जैसे कंटेंट वाले सवाल में हम प्लेस वैल्यू, उसके बाद में फेस वैल्यू, उसके बाद में डेसिमल में प्लेस और फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन सभी के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो जाकर वीडियो देखें। तो वो सभी सवाल कंटेंट वाले थे, अर्थात उससे 15 नंबर का सवाल आता है। न्यूमेरिकल वे में वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, लेकिन ये जो सवाल है 15 नंबर, अर्थात जो कॉन्सेप्ट वाला है, ये कॉन्सेप्ट वाले सवाल ये न्यूमेरिकल वे में ना पूछकर आपका एक पेडागोजी के तौर पर पूछेगा, जिसको हम लोग शिक्षा शास्त्र कहेंगे। ठीक है, तो मैथ पेडागोजी के नाम से इसको जानते हैं, जिससे 15 नंबर का सवाल आपको रहता है। इसमें क्या होगा कि इससे सवाल आपको सवाल इस तरह से नहीं पूछेगा कि 5 इंटू 2 बराबर व्हाट, ऐसा वाला सवाल नहीं पूछेगा, बल्कि यह पूछेगा कि 5 गुना 2 बराबर 10 कैसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है कंसेप्ट वाले में और कंटेंट वाले में और कंसेप्ट वाले में। देखिए, तथ्यात्मक जो भी प्रश्न आपसे पूछेगा, एक तरफ तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 गुना 2 बराबर कितना होगा, वाट। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये 15 नंबर तथ्यात्मक प्रश्न के अंतर्गत में आएगा। आप सीधा सीधा लिखेंगे 5 2 जा 10 आंसर। ठीक है, लेकिन आपसे जो पेडागोजी होता है, ये पेडागोजी इसी सवाल को किस तरह से करेगा, पहले सबसे पहले इसको समझने की आपको जरूरत है। ठीक है, तो शिक्षण वाला सवाल हमारा इस तरह से करेगा कि 5 गुना 2 बराबर 10 होता है। ठीक है, ये एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर कहेगा कि बच्चे को इस विधि के, मतलब ये 5 गुना 2 बराबर 10 लिखा हुआ है, इसको बच्चे कैसे, मतलब बेहतर तरीके से कैसे समझेंगे, सरल तरीके से किस प्रकार समझेंगे। ठीक है, तो सरल तरीके से किस प्रकार समझेंगे, बेहतर तरीके से किस प्रकार समझेंगे, इस तरह का प्रश्न जब आपसे करने लगेगा, समझिए वो पेडागोजी का प्रश्न है, वो शिक्षा शास्त्र का प्रश्न है। होता क्या है एक्चुअल में, शिक्षा शास्त्र के जो भी प्रश्न होते हैं वो आपके कंसेप्ट पर रहते हैं। आपके दिमाग को उसमें मतलब ये करना रहता है कि हाँ, कौन सा ऑप्शंस या कौन सा पॉइंट के द्वारा हम बच्चे को सरल ढंग से, सुसज्जित ढंग से हम उसको बता सकते हैं, वो वाला ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तो ये होता है पेडागोजी। अब चलते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा गणित शिक्षण के बारे में। गणित शिक्षण को मैथ पेडागोजी कहें। सबसे पहला एक सवाल आता है आपके सामने, शिक्षण। ठीक है, जिसको मतलब मैथ पेडागोजी, ये शिक्षण जो होता है ना, शिक्षण के बारे में सबसे पहले समझिएगा। शिक्षण के बारे में, शिक्षण यह सिखाता है कि आपको बच्चे को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, शिक्षण यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुत सारे कौशल के बारे में हम बताए होंगे। कौशल पर भी हमारा वीडियो बना हुआ है। जैसे स्किल के बारे में हमने बताया होगा कि हम लोग व्याख्यात्मक स्किल कैसे, लिखित स्किल कैसे, लिखित कौशल कैसे विकसित करते हैं। ठीक है, उसके बाद में लेखन कौशल कैसे विकसित करेंगे, उसके बाद में पढ़ने का कौशल कैसे विकसित करेंगे। तो ये सब जो कौशल होते हैं वो सारे टीचिंग ही होते हैं एक प्रकार से। अर्थात शिक्षण हमको यह बताता है कि हमको बच्चे को कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाएंगे ताकि बच्चे उसको समझ जाएंगे। ठीक है, टीचिंग हमको यह सिखाता है।
तो गणित शिक्षण में भी सेम सिचुएशन है। गणित शिक्षण में यहाँ पर वही चीज आपको सिखाया जाएगा कि आप बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे, या गणित का नेचर क्या है, उसका प्रकृति क्या है। उस प्रकृति के अनुसार अगर आप बच्चों से व्यवहार करते हो तो बच्चे संभवतः उस चीज को सीख जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षण जो होता है वो आपका एक्चुअल में आपको यही चीज बताता है कि आपको कैसे पढ़ाना है बच्चों को। ठीक है, आपको कैसे उसके साथ में बिहेव करना है, कैसे व्यवहार करना है, ताकि बच्चे पूर्णतः उस चीज को समझ जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये चीज सिखाता कौन है? टीचिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ना सबसे पहली बात लिखा हुआ है, गणित का सामान्य जो अर्थ होता है, जो गणित का जो सामान्य अर्थ होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैथ का जो जनरल मीनिंग है वो क्या है? तो गणना का विज्ञान। ठीक है, गणित का समान अर्थ कहा गया है कि गणना का विज्ञान है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें हमेशा जो है हम लोग क्या करते हैं? गणना करते रहते हैं, जैसे उसका कैलकुलेशन करते रहते हैं। उसी का साइंस जो है कहता है क्या? बताइएगा, गणित। उसी को हम लोग मैथ कहते हैं। अब यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने है कि इसकी प्रकृति कैसी होती है। इसकी प्रकृति तार्किक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपको पूछा जाता है। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी होती है? तार्किक होती है। ठीक है, यहाँ से सवाल आपको पूछा जाता है। अब इस पर बहुत बढ़िया लेक्चर हम आपको देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका मेन जो है वो हमारा पॉइंट क्या है, मेन इसका फैक्ट क्या है। उस फैक्ट को अगर आप समझ लोगे तो कहीं भी समस्या आपको होने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसकी प्रकृति तार्किक है। इसका प्रकृति तार्किक कैसे है? तो हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है अभी, तो यहाँ पर मिटाकर यहीं पे समझाएंगे। ठीक है, आप उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे को, या कॉपी पर लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो देखिए गणित के जो सामान्य अर्थ होता है वो गणना का विज्ञान, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए, अब गणना इसका अब दूसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि इसकी प्रकृति तार्किक होती है। पहले ना आप चीज़ों को समझिएगा, समझेंगे आप चीज़ों को, क्योंकि शिक्षण जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग करने की चीज़ है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे समस्या आपको आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद में उससे संबंधित प्रश्नों को हल करने का आप कोशिश करेंगे। तो थ्योरी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप थ्योरी ना समझकर सीधा सीधा क्वेश्चन पर चले जाते हैं तो वहाँ पर समस्या आपको उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी प्रकृति जो है तार्किक है। अब देखिए, तार्किक का मतलब ये हुआ। दूसरा पॉइंट इसमें यह भी कहता है कि गणित आपका तब तक काम नहीं करेगा जब तक कि आपके पास में समस्या नहीं आएगा। मतलब यहाँ पर भी एक पॉइंट है कि संख्यात्मक एवं गणनात्मक समस्या को हल करने का हल होता है किससे? बताइएगा, गणित से। अर्थात हमको यह समझ में आए, चाहे वह अंक का प्रॉब्लम हो, चाहे वह गुना भागा माइनस प्लस जिसका भी प्रॉब्लम हो, अगर हमको किसी तरह का समस्या हमारे पास आएगा तभी हमारा गणित वहां पर काम करेगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर गणित में हमेशा आपको समस्या देगा। जब तक समस्या नहीं है तब तक गणित नहीं हो सकता। ठीक है, गणित शिक्षण भी यही कहता है, गणित का नेचर भी यही कहता है कि यह तर्कना करता है। ठीक है, अर्थात तर्कना में सबसे पहले समस्या आता है। जब तक आपके पास समस्या नहीं आएगा तब तक आप तर्कना कर भी नहीं सकते हो। ठीक है, समस्या कैसे आएगा गणित में? गणित में हमेशा आप देखे होंगे कि 5 + 2 = व्हाट। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आपको दे देगा। ठीक है, आप कभी आपसे पूछता है 5 × 2 = व्हाट। ठीक है, कभी आपसे पूछता है 8 - 2 = व्हाट। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आपको गणित में देता है। ठीक है, इस सभी में आपको समस्या छुपा हुआ है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं समस्या है या नहीं? आपके लिए जो बच्चे इस चीज को, इस प्रश्न को हल करना चाह रहे हैं, उनके लिए समस्या बन रहा है। कैसे समस्या बन रहा है? भाई 5 + 2 = कितना होगा, उसके लिए तो प्रॉब्लम है ना। अगर नहीं जानता है उस चीज को तो उसके लिए वो समस्या है कि 5 + 2 = कितना होगा। ठीक है, उसके बाद में 5 × 2 = कितना होगा, वो भी उसके लिए समस्या है। और 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा। ठीक है, ये भी इसके लिए क्या है? समस्या। तो गणित का जो भी प्रश्न होगा वो आपको समस्या क्रिएट करेगा, क्योंकि उसका प्रकृति तार्किक होता है। और जब तक समस्या नहीं आएगा मेरे पास में तब तक हम तर्क भी नहीं कर सकते। तो उसके नेचर पर कैसे हम पूर्णता मतलब ये जाएंगे जब तक कि वो प्रश्न जो है हमारा समस्यात्मक न हो।
तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, आपके गणित में हमेशा जो है क्या होता है, समस्या उत्पन्न होता है। जब तक समस्या नहीं होगा, गणित का नेचर यह भी कहता है, चाहे वह गणनात्मक हो चाहे वह संख्यानात्मक हो, गणनात्मक चाहे संख्यानात्मक, दोनों में, ठीक है, दोनों को समस्या को हल करने का जो काम करता है वह गणित करता है, लेकिन उसमें समस्या रहेगा। ठीक है, जैसे आपको एक उदाहरण बताते हैं, कैसे हम लोग तर्कना पे आते हैं, उदाहरण बताते हैं। एक जो है नॉर्मल सा जो है, आप एक नॉर्मल एक हम बिल्कुल जो है गांव का जो है एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जमीन है और इस जमीन पर एक जो है, ठीक है, इस तरह से खंबा इस पर जो है खंबा जमीन में गाड़ा गया है। ठीक है, इस तरह का खंबा एक डाला गया है, ठीक है, इस जमीन में। अब देखिए इस खंबा के बारे में सबसे पहले, और यहाँ पर ना आपके दादाजी हैं, यहाँ पर आपके दादाजी हैं और यहाँ पर आप हैं। ठीक है, तो ये खंबा का क्या हुआ कि खंबा जो है बहुत जोर से जब आंधी आया, तो बहुत जोर से आंधी आने के बाद में ये खंबा जो है इस तरफ ज्यादा टर्न कर गया। ठीक है, मतलब कि इस तरफ ज्यादा टर्न कर गया, मतलब कि इधर थोड़ा सा ज्यादा टर्न कर गया और इधर थोड़ा सा कम टर्न हुआ इधर की अपेक्षा। ठीक है, तो ये खंबा इधर ज्यादा टर्न कर गया, इधर कम है। ठीक है, तो दादाजी का यह प्रश्न आता है। ठीक है, प्रश्न यह आएगा दादाजी का कि लग रहा है खंबा गिरेगा। ठीक है, अब आपने पहले दादाजी के क्वेश्चन करने से पहले इस खंबा को नहीं देखा था। ठीक है, पहले ध्यान से सुनिएगा, दादाजी के प्रश्न करने से पहले इस खंबा पर आपका ध्यान नहीं था। ठीक है, और दादाजी का यह प्रश्न आया कि लग रहा है कि यह खंबा अब गिर जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने प्रश्न किया तो आपका नजर इस खंबे की तरफ गया। ये है आप, मान लीजिए कि ये आप है, आप जो भी हो। ठीक है, और दादाजी के प्रश्न करने के बाद में आपका जो है नजर इस खंबे की तरफ गया, तो आपने इसमें देखा, सबसे पहले देखे क्या कि यह जमीन में गाड़ा हुआ है खंबा, और एक खंबा जब जमीन में गाड़ा हुआ है तो आपको दिखाई दे रहा है कि इधर वाले साइड की अपेक्षा इधर वाले साइड जो है खंबा थोड़ा सा ज्यादा टर्न कर गया है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक तर्कना चल रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक समस्या भी उत्पन्न हुआ कि दादाजी बोले हैं कि ये खंबा अब लग रहा है कि गिरेगा, और खंबा गिरेगा। जैसे ही उस खंबा पर आपका नजर गया तो आपको एक समस्या उत्पन्न हुआ कि खंबा किस तरफ गिरेगा, है ना। तो जैसे ही आपके दिमाग में समस्या कि पता नहीं खंबा गिरेगा या नहीं गिरेगा, दादाजी सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ठीक है, तो आप उस चीज को क्या करेंगे, अपने दिमाग में रीजनिंग लगाएंगे। ठीक है, अपने दिमाग में तर्कना करना स्टार्ट कर देंगे। दादाजी का प्रश्न आया, उसके बाद में समस्या उत्पन्न हुआ, समस्या उत्पन्न होने के बाद में आप उस चीज पर तर्क करने लगे, आपका अपना रीजनिंग लगने लगा। और जैसे ही उस चीज पर आप रीजनिंग लगाने लगते हैं, तब क्या हुआ कि जैसे ही उस चीज पर आप रीजनिंग लगाने लगे, तो रीजनिंग लगाने के बाद में क्या हुआ कि आपके दिमाग में कुछ पॉइंट आएगा। पॉइंट ये अगर खंबा जमीन में गाड़ा हुआ है, तो खंबा जो है अगर इधर तरफ ज्यादा टर्न कर गया है, तो आपका एक लास्ट में उत्तर आएगा, निष्कर्ष जिसको बोलेंगे, कंक्लूजन जिसको बोलेंगे, कंक्लूजन आएगा। और आपका उत्तर आएगा दादाजी के सामने कि दादाजी लग रहा है ना खंबा 100% हम यह कह रहे हैं ना कि इधर साइड में ही गिरेगा, इधर में गिरेगा। ठीक है, इधर नहीं गिरेगा। आपका उत्तर यह आया। ठीक है, तो आप इसमें क्या किए ना कि आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक तर्कना आपके दिमाग में है, और तर्कना आने के बाद में तब उस प्रश्न पर आपने अपना लॉजिक सेट किया, और लॉजिक सेट करने के बाद में अपना निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला। कैसे निकाला आपको अभी बताए, सिंपल सा एक जमीन में खंबा जो है गाड़ा गया था, और यह खंबा इधर तरफ ज्यादा टर्न कर गया, इधर थोड़ा सा कम टर्न था। तो दादाजी का प्रश्न यह हुआ कि लग रहा है कि खंबा गिरेगा, और गिरेगा। जैसे ही आपका नजर उस खंबे पर गया तो आपके सामने एक समस्या उत्पन्न हुआ कि सही में खंबा गिरेगा क्या। तो जैसे ही आपके सामने उस प्रश्न का समस्या उत्पन्न हुआ, तो वैसे ही आप उस खंबा से रिलेटेड तर्कना आप अपने दिमाग में करने लगे, और विभिन्न प्रकार के तर्कना रीजनिंग आपके दिमाग में चलने लगा। और रीजनिंग जैसे ही आपके दिमाग में चलने लगा, तो आपने यह सोचा खंबा इधर गिरेगा या इधर गिरेगा, या नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा। और ऐसे ही आपके दिमाग में तर्कना चलने के कारण आपके दिमाग में यह निष्कर्ष निकला कि नहीं,
खंबा जो है इधर तरफ ज्यादा टर्न किया है और इधर थोड़ा सा कम टर्न किया। इसका मतलब ये हुआ कि खंबा जिधर तरफ ज्यादा टर्न किया है उधर ही खंबा गिरेगा 100%। और आपका लास्ट में निष्कर्ष यह आता है कि दादाजी देखिए खंबा जो है ना इधर ही गिरेगा। समझ में आ रहा है? अर्थात यह चीज आपका जो निष्कर्ष आया है, यह जो उत्तर आया है आपका, यह उत्तर कैसे आया? ठीक है, यह उत्तर तब आया जब आप उस चीज पर तर्कना किए हैं, जब आप उस चीज पर अपना रीजनिंग लगाए हैं। ठीक है ना? और रीजनिंग लगाने के लिए आपके पास में क्या उत्पन्न हुआ है? समस्या उत्पन्न हुआ है। तो जब तक समस्या व्यक्ति के पास में उत्पन्न नहीं होगा तब तक वह तर्कना भी नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा गणित में समस्या आता है, और समस्या जब आता है तब अपने तर्क लगाते हैं, और तर्क जब लगाते हैं तब अपना निष्कर्ष पर जाते हैं। क्लियर हुआ बात? ठीक है, अब आपको ये पॉइंट समझने की जरूरत है कि किस तरह से हम अपना रीजनिंग लगाते हैं और क्यों हमारे मैथमेटिक्स में समस्या का रहना जरूरी है। ठीक है, क्यों हमारे मैथमेटिक्स में समस्या का रहना जरूरी है। अब देखिए यहां पर एक बात और करते हैं। देखिए मान लीजिए कि यह सड़क है। ठीक है, यह जो है सड़क है, और इस सड़क पर जो है, इस सड़क पर आप जो है मान लीजिए कि बाइक चलाकर जा रहे हो। ठीक है, ये आप है, आपका बाइक है। ठीक है, और बाइक चलाकर जा रहा है, बीच में जो है सड़क थोड़ा सा टूटा हुआ है, बीच में सड़क थोड़ा सा टूटा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही आप बाइक चलाकर यहां पर पहुंचे, यहां पर आने के बाद में आपको दिखाई दिया अरे यहां पर तो सड़क टूटा हुआ है, और सड़क जैसे ही टूटा हुआ है यह चीज आपको क्या हुआ? दिखाई दिया, और इसके बीच में बहुत रफ्तार से पानी बह रहा है। ठीक है, पानी का धारा जो है बह रहा है। तो आपको यह भी समझ में आया कि अरे यहाँ तो सड़क टूटा हुआ है, और इसी पानी के धारा में ज्यादा फोर्स रहने के कारण यह सड़क को तोड़ दिया है, और इससे पानी काफी फोर्स में प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आएंगे तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे, और रुकने के बाद में आपके पास एक समस्या आ जाएगा। ठीक है, आपके पास समस्या क्या आया कि रोड तो टूटा हुआ है और आपको जो है रोड के इस पार जाना है। ठीक है, तो रोड के इस पार जब जाना है और आपके साथ में समस्या ये आ गया कि बीच में रोड टूटा हुआ है, वो भी जो टूटा हुआ रोड है उसमें बहुत ज्यादा फोर्स से जो है पानी जो है धारा प्रवाह हो रहा है, तो हम कैसे इस पार से उस पार जाएंगे? तो आपके दिमाग में एक समस्या उत्पन्न हुआ। समस्या उत्पन्न ये हुआ, क्या समस्या उत्पन्न हुआ? कि हम कैसे जाएं। ठीक है, कैसे जाएं उस पार? तो आपके दिमाग में विभिन्न तरह का तर्कना चलने लगेगा। तर्कना नंबर 1, तर्कना नंबर 2, तर्कना नंबर 3, विभिन्न प्रकार का रीजनिंग आपके दिमाग में चलने लगेगा। ठीक है, लेकिन वो रीजनिंग आया कैसे? जब समस्या है तब। जब तक आपके पास समस्या नहीं आएगा तब तक तर्कना हो ही नहीं सकता। ठीक है, समस्या आया कि रोड के उस पार कैसे पार करें हम, तो आपके दिमाग में रीजनिंग चला, आपके दिमाग में विभिन्न तरह के तर्कना होने लगा। नंबर 1 तर्कना यह हुआ कि आपको लगता है कि मोटरसाइकिल मेरा इस साइड में है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर एक छोटा सा जो है लकड़ी का जो है पटरा रखा हुआ है, उस पटरा को हम इस पर रख देंगे और सीधा सीधा बाइक को इस पार से उस पार कर लेंगे। लेकिन आपके दिमाग में फिर यह समस्या आएगा कि कहीं अगर हमारे बाइक का हैंडल या अनबैलेंस हो गया तो फिर हम इस गड्ढा में गिर सकते हैं। तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर 2 में फिर आप अपना तर्क लगाएंगे। तर्क यह लगाएंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा इससे चौड़ा जो है पटरा रखा हुआ है उसको लेकर आएंगे और यहाँ पर रख देंगे और सीधा सीधा मोटरसाइकिल को इस साइड से उस साइड कर लेंगे। लेकिन फिर आपके दिमाग में यह है कि पटरा जो है जो चौड़ा वाला है वो भीगा हुआ है, तो आपके दिमाग में फिर यह समस्या है कि नहीं अगर भीगा हुआ है तो पता नहीं उस पर कहीं जो है हमारा जो हमारा साइकिल जो हमारे बाइक का जो ये टायर ट्यूब है या जो उसका ये फ्रेम है वो शायद पिछल सकता है, स्लिप कर सकता है। तो फिर आपको लगा कि नहीं ऐसा भी नहीं करते। ठीक है, इसको भी तर्क को आप हटा दिए। तीसरा तर्क आपके सामने ये है कि सीधा सीधा यहाँ पर मोटरसाइकिल को स्टार्ट करते हैं और सीधा स्टंट मार देते हैं इस साइड में। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सीलेटर लेंगे और सीधा स्टंट करके इस पार से उस पार कर लेंगे। लेकिन फिर आपके दिमाग में कहीं बीच में रह गए तो फिर समस्या उत्पन्न होगा। 3 नंबर भी समस्या गलत। चौथा नंबर आपके दिमाग में नैतिकता की बात घूमने लगता है कि मम्मी पापा दादा दादी यह कहते थे हमको कि दुर्घटना से देर भली। ठीक है, तो यह बात आपके दिमाग में आया कि मम्मी पापा हमेशा समझाते थे कि बेटा ज्यादा दूर का जो है रास्ता ही ठीक होता है अगर आपको उसमें दुर्घटना न हो तो।
ऐसा ये कहावत है, ठीक है। तो आपको मोरालिटी के भावना, वहां पर जो मोरल वैल्यू है वो चीज आपके दिमाग में आया और लगा कि आपको कि नहीं, अगर दूसरे रास्ता से हम चले जाते हैं तो हो सकता है इधर से 5 किलोमीटर हमको जाना पड़ता, लेकिन दूसरे रास्ता जाने के लिए हमको 25 किलोमीटर जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से कोई खतरा नहीं है। 25 किलोमीटर चले जाएंगे लेकिन वहां पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 किलोमीटर में ही खतरा। यह नैतिकता आपके दिमाग में गूंजेगा और आपने फाइनल निष्कर्ष यह निकाला, लास्ट में कंक्लूजन यह निकाला कि नहीं, अब इस रास्ता को छोड़ ही देते हैं, दूसरे रास्ता से होकर चले जाते हैं। तो ये फाइनल आपका क्या हुआ, कंक्लूजन निकला, ये फाइनल आपका निष्कर्ष निकला। कैसे निकला निष्कर्ष, पहले इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट यह है आपके सामने कि आपको समस्या आया है। समस्या क्या था कि बीच में सड़क टूटा हुआ था और उस समस्या को देखने के बाद में क्या हुआ, समस्या को देखने के बाद में आपके दिमाग में विभिन्न तरह का तर्कना विकसित होने लगा। आप में रीजनिंग चलने लगा कि किस तरह से हम करें कि उस पार चले जाए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, विभिन्न तरह का तर्कना आपके दिमाग में चलने लगा। लेकिन उसमें सबसे बेस्ट तर्कना जो लास्ट वाला है या मोरल वाला, नैतिकता की बात की मम्मी पापा कहते हैं दुर्घटना से देर भली, और लास्ट में आपने उस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नहीं, दूर से ही जाएंगे लेकिन सुरक्षित जाएंगे। ये चीज आपका क्या है, ये चीज आपका क्या है। अगर आपके पास समस्या नहीं रहता तो आप तर्कना भी नहीं करते, और जब तक तर्कना नहीं करते तब तक आपका निष्कर्ष भी नहीं निकलता। अब सोचिए, यहां पर बाइक लेकर आप आए हैं लेकिन आप किसी तरह का तर्कना कर ही नहीं रहे, सीधा बाइक लेकर खड़े हैं, तो क्या आप रोड को इस पार से उस पार कर लेंगे? नहीं करेंगे। जब तक आपके पास समस्या नहीं आएगा, और जब तक समस्या नहीं आएगा तब तक तर्कना नहीं होगा, और जब तक तर्कना नहीं होगा तब तक आपका निष्कर्ष भी नहीं निकल पाएगा। तो गणित शिक्षण जो मैथ पेडागोजी है, मैथ पेडागोजी मेनली रूप से यही बात कहता है, उसका जो नेचर है, उसका जो प्रकृति है, वो प्रकृति यही बात कहता है कि यह तर्कना है, ठीक है। प्रकृति देख रहे हैं, इसकी प्रकृति क्या है, तार्किक है। मतलब कि इसमें समस्या, अब तार्किक का मतलब अभी समझ गए, तार्किक है इसका मतलब ये हुआ कि मैथ में हमको हमेशा समस्या आएगा, और समस्या आएगा तो हम विभिन्न तरह का लॉजिक लगाएंगे, विभिन्न तरह का अपना अपना रीजनिंग लगाएंगे, और उस रीजनिंग के द्वारा हमको क्या मिलेगा, एक कंक्लूजन मिलेगा, और कंक्लूजन को उत्तर के रूप में हम ढाल देंगे। तत्पश्चात हमारा जो गणित का जो है समस्या, वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये है मेनली गणित का नेचर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गणित का जो है प्रकृति, जो नेचर है उसका, वह तार्किक क्यों है। क्यों है तार्किक, आप बताइए। तार्किक क्यों है? क्योंकि गणित में हमेशा समस्या उत्पन्न होता है। गणित में हमेशा समस्या उत्पन्न होता है, और समस्या उत्पन्न होने के बाद में हम लोग तर्क करते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, और रीजनिंग लगाने के बाद में गणित संबंधित समस्या का उत्तर हम लोग ढूंढ लेते हैं। इसीलिए इसका नेचर कहा गया है तार्किक। आपसे 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, तो तार्किक होती है। इस बात को याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इस पॉइंट से आपको एक पॉइंट और समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये भी पॉइंट आपको समझ है कि संख्यात्मक एवं गणनात्मक समस्याएं हल होती है किसके द्वारा, गणित के द्वारा, गणित के द्वारा, ठीक है। अगर हमारे पास ये गणित नहीं रहता तो गणित के द्वारा हम लोग संख्यात्मक और गणनात्मक दोनों समस्या जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। ये सभी समस्या 5 + 2 बराबर क्या, समस्या उत्पन्न हुआ। 5 × 2 बराबर क्या, समस्या उत्पन्न हुआ। 8 - 2 बराबर क्या, समस्या उत्पन्न हुआ। अब जो समस्या उत्पन्न होगा तो हम इस चीज को तर्कना करेंगे, और उसके बाद में सीधा तर्कना करने के बाद में लिख देंगे कि 5 आम मेरे पास में है, 1 2 3 4 5, प्लस इसमें 2 आम और जोड़ देंगे, 1 2, टोटल को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 7 आया तो यहाँ पर 7 आंसर डाल देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम तर्क जब करते हैं तो हमारा उसका सॉल्यूशन निकल जाता है। जब तक समस्या नहीं आएगा तब तक सॉल्यूशन भी नहीं आ सकता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि संख्याओं, स्थान और मापन आदि का अध्ययन है। अर्थात संख्या जो डिजिट है, ठीक है। स्थान में भी हम लोग पढ़ते हैं इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक, दहाई अंक पढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। तो ये स्थान, डिजिट, संख्या, मापन, मेजरमेंट, ठीक है, आदि का अध्ययन। मेजरमेंट गणित में भी आता है। जैसे हम लोग कुछ चीजों को किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं,
कुछ चीज़ों को मीटर में मापते हैं, कुछ चीज़ों को किलोमीटर में मापते हैं, कुछ चीज़ों को केजी में मापते हैं, कुछ चीज़ों को लीटर में मापते हैं। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस जाना हो कि यहाँ से जो है ढाका की दूरी कितना है, मोतिहारी से ढाका की दूरी कितना है, तो 25 किलोमीटर आप यही बात कहेंगे ना। इसका मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, किलोमीटर में मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, किलोमीटर में मेजरमेंट क्यों करेंगे, क्योंकि दूरी को हम लोग किलोमीटर में मापते हैं, बड़ा दूरी है इसीलिए हम उसको क्या मापेंगे, किलोमीटर में मापेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा बड़ा दूरी है इसीलिए किलोमीटर में मापेंगे। आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ से मोतिहारी से पूर्वी चंपारण से ढाका जाने में ढाका के जो डिस्टेंस कितना है, तो आप 25 केजी बोलिएगा क्या, नहीं। आप यहाँ पर कहिएगा क्या कि 25 केजी है, नहीं। केजी क्यों नहीं कहें, क्योंकि केजी तो मेजरमेंट दूसरा का है ना। डिस्टेंस का जो लंबा डिस्टेंस होता है उसका मेजरमेंट हम लोग किलोमीटर में करते हैं। तत्पश्चात हम लोग सीधा सीधा कह दे कि पूर्वी चंपारण से ढाका की दूरी जो है 25 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको मापन भी इसमें शामिल होता है, और ये सभी का अध्ययन हम लोग गणित में करते हैं। गणित में संख्या का अध्ययन करते हैं, स्थान का अध्ययन करते हैं, मेजरमेंट मापन का अध्ययन भी करते हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है। ठीक है, ये अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। यहाँ तक कि गणित के शिक्षण में यह कहा जाता है गणित जो शिक्षण होता है वो हमारा अमूर्त प्रत्यय भी होता है, और अमूर्त प्रत्यय को समझने में बहुत ज्यादा सहायता करता है हमारा गणित शिक्षण। कैसे सहायता करता है समझिएगा। यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, क्या बताइएगा, अमूर्त प्रत्यय। ठीक है, अमूर्त प्रत्यय। ठीक है, अमूर्त का मतलब होता है जो दिखाई हमको न दे। ठीक है, जो दिखाई हमको न दे। ठीक है, मूर्त का मतलब ये होता है, जैसे मूर्त और अमूर्त के बारे में पढ़े होंगे, एक शिक्षण सूत्र होता है। अधिगम जब पढ़ेंगे या पेडागोजी में हम शिक्षण सूत्र के बारे में बताए भी हैं। तो शिक्षण सूत्र जो होता है वो होता है क्या बताइएगा, मूर्त से अमूर्त। ठीक है, मूर्त से अमूर्त। ठीक है, तो मूर्त का मतलब होता है यू कैन सी, जिसको आप दे सकते हो। ठीक है, अमूर्त का मतलब जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैथमेटिक्स में क्या होगा ना कि वह हमेशा अमूर्त प्रत्यय कंसेप्ट उसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वो हमको दिखाई ही नहीं देता है। कैसे, और मूर्त का मतलब होता है जो दिखाई दे रहा है, अमूर्त का मतलब जो नहीं दे रहा है। अमूर्त प्रत्यय इसलिए कहा गया क्योंकि 5 + 2 बराबर कितना होता है, वाट। अब ये चीज हमको दिखाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ये चीज हमको दिखाई नहीं दे रहा, मतलब हमेशा गणित शिक्षण में क्या होगा या गणित के प्रश्न में क्या होगा कि जो आंसर होगा वो आपको दिखाई देता है क्या, नहीं देता है। जब तक वह समस्या आपके पास उत्पन्न होता है फिर रीजनिंग लगाते हैं, और तब जो है लास्ट में आपको समस्या निष्कर्ष जब निकलने के बाद में तब उसका आंसर उत्तर आपको दिखाई देने लगता है। इसीलिए इसको हम लोग अमूर्त संप्रत्यय कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा चीजों को छुपाया जाता है। ठीक है, और उसी के बारे में तो पूछा जाता है ना कि आपको जो है किसी चीज के बारे में, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, गणित का कोई भी प्रश्न आप ले लो तो उसका सीधा सीधा यहाँ पर दिया रहा है कि क्या कि साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज 5 + 2 = 7, ऐसा दिया रहा है क्या, 5 × 2 = 10, ऐसा दिया रहा है कि नहीं, लिखेगा 5 × 2 = व्हाट। ठीक है, तो उसका जो आंसर होता है वो समस्या के बाद में जो हमारा निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, उसको हमेशा हाइड किया जाता है, उसको हमेशा छुपाया जाता है। इसीलिए उसको अमूर्त संप्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अमूर्त संप्रत्यय कहते हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है। उसके बाद में संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में सहायक है। ठीक है, आपको संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में कैसे सहायक है, इस तरह से सहायक है। कैसे, जैसे 5 × 2 = व्हाट। ठीक है, तो इस संख्यात्मक निष्कर्ष से 5 × 2 = कितना होगा। ठीक है ना, 5 × 2 = कितना होगा, तो होगा कितना, तो 10। अब ये देखिए निष्कर्ष निकल गया ना, कंक्लूजन निकल गया ना कि 5 × 2 = कितना होगा। इसीलिए संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में क्या होता है, सहायक होता है, अर्थात 5 × 2 = 10। ठीक है, उसके बाद में गणित के ज्ञान को सरलता से भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह भी सवाल आपसे पूछा जाता है। जो भी गणित का नॉलेज होता है, आप दूसरे किसी भी विषय के नॉलेज को आप क्या करते हैं, कभी कभी भूल भी सकते हैं, लेकिन जो गणित का कंसेप्ट है अगर आपके दिमाग में एक बार सेट हो गया, उस चीज को भुलाया नहीं जा सकता। तो गणित शिक्षण में यह भी कहता है कि गणित के ज्ञान को सरलता से, मतलब सिंपल, आप उसको भूल नहीं सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो ये बात हो गया। अब ये हो गया गणित शिक्षण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, अब उसके बाद में देखिएगा कुछ परिभाषा हम
कुछ मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, उस मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कुछ परिभाषा हम आपको बोलते हैं, अगर आप चाहे तो उसको लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। अगर ये किसी मनोवैज्ञानिक, अभी जो हम आपको परिभाषा बोलने जा रहे हैं, ये किसी मनोवैज्ञानिक के नहीं, मनोवैज्ञानिक के द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि ये सारे जितने भी गणित के जो शिक्षाविद थे, जो हमारे गणित संबंधी विषय स्पेशलिस्ट, मतलब मैथ स्पेशलिस्ट जो भी व्यक्ति थे, उन्होंने अपना अपना तर्क दिया और सभी के तर्क को मिलाकर एक अपना इसका परिभाषा बनाएगा, उसके बारे में हम बता रहे हैं। ये किसी स्पेशल मनोवैज्ञानिक ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गणित संख्या, स्थान और मापन का विषय है। गणित संख्या, स्थान और मापन का विषय है। संख्या, स्थान, मापन, अभी हम आपको बताएं, ये सब चीजें हम इसमें लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। संख्या, स्थान और मापन का क्या है, विषय है, जिसकी सहायता से परिमाण, मतलब उसका परिमाण, उसके बाद में दिशा और स्थान इत्यादि की भली भांति बोध होता है, ठीक है। और जीवन के संख्यानात्मक एवं गणनात्मक समस्याएं हल होती है, ये भी हम शायद लिख चुके हैं। देखिए, जीवन का जो भी संख्यानात्मक एवं गणनात्मक समस्या होगा वो सभी हल होता है, ये सभी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया। एक मनोवैज्ञानिक थे लॉक, ठीक है। लॉक के अनुसार में गणित की परिभाषा क्या कहा गया, देखिए लिखा, उन्होंने कहा कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। बहुत पॉइंट है इसका, देखिए अब इसी चीज के बारे में हम पढ़ा है। उन्होंने कहा कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित मन में तर्क की अस्थायी आदत विकसित करने का द्वार है, ठीक है। अगर हमारे पास में गणित नहीं रहता तो फिर हम वो जो तर्क है, बच्चे के दिमाग में जो तर्कना होता है, वो शायद विकसित ही नहीं हो पाता, ठीक है। ये बात कौन कहता है, लॉक महोदय ने कहा। अब फिर से इसको सुनिएगा, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। अगर हमारे पास गणित नहीं रहता तो हम लोग बच्चे के दिमाग में उसका तर्क स्थापित नहीं कर पाते, और जब तक तर्क नहीं स्थापित हो पाता तब तक गणित के जो है निष्कर्ष पर हम लोग पहुंच पाते क्या, नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आया, हमने अभी आपको क्या पढ़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक है, ठीक है। गणित में हमेशा समस्या आता है, ठीक है। गणित को अमूर्त प्रत्यय माना गया है, ठीक है। गणित में जब तक समस्या नहीं आएगा तब तक हम उस पर तर्कना नहीं करेंगे, और जब तक तर्कना नहीं करेंगे तब तक उसके समस्या का समाधान अर्थात निष्कर्ष भी हमारा नहीं निकल पाएगा। ये हम आपको थ्योरी दिए हैं, मतलब इंट्रोडक्शन ही है गणित शिक्षण का, ठीक है। गणित शिक्षण तो बहुत सारा है, लेकिन बेसिक चीजों को अगर आप समझते हो तो समझने के बाद में आपको कहीं भी समस्या नहीं होगा, यकीनन। अगर आप चीजों को समझ जाएंगे, सबसे पहले आपको थ्योरी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको फैक्ट को समझना बहुत ज्यादा। अगर आप उसके अवधारणा को, उसके कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो फिर समस्या उत्पन्न होगा, ठीक है ना। अब इस चीज को आप समझ जाएंगे तो इससे संबंधित जब सवाल हम आपको देंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी समस्या नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को दूसरे के पास में शेयर भी करना है, ताकि आपके दोस्तों को यह लाभ मिल सके। और आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, आपको समझ में आया या नहीं आया। कमेंट देने के बाद में हमको पता चलता है कि आपने वीडियो को देखा और उसके बाद में आपको समझ में आया है या नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।